अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वाटर पोल्यूशन है। सो वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम एटमॉस्फेयर, देन वी मूव्ड ऑन टू एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, देन वी मूव्ड ऑन टू लैंड पोल्यूशन। ठीक है, बीच में हमने ग्रीन हाउस गैसेज एंड देन वी डिड एसिड रेन एज वेल। और बीच उसके बाद आफ्टर कवरिंग अ फ्यू प्रोटोकॉल्स वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स वाटर पोल्यूशन। इसमें भी सबसे पहले I'm going to discuss what exactly is water pollution, which is going to have the definition. Then we're going to move towards sources of water pollution, then the causes, then the effects of degrading water quality, and finally the solutions. So moving on to what is water pollution, anything that makes water unfit for human consumption or anything that degrades the quality of water, that phenomenon is going to be called as water pollution. ठीक है, water pollution will include all the waste materials that cannot be naturally broken down by water. तो ऐसी कोई भी चीज़ जो वाटर में आप ऐड करते हैं that is above the waters and beyond the water's capacity to break it down is going to be included in pollution. अच्छा जी, नॉर्मली ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती हैं that are responsible for different pollutants that enter the water. Water pollution can also consist of chemicals introduced into the water bodies. ये भी again आपके fertilizers हैं, different pesticides हैं जो कि eventually water के अंदर जाते हैं, या different inorganic और organic chemicals होते हैं जो water में include होते हैं that cause water pollution. Sources क्या क्या होते हैं? So you first need to understand कि दो किस्म की sources होती हैं. One, point sources and the other are non-point sources. पॉइंट सोर्सेज वो होते हैं कि जब आपकी वाटर कंटेमिनेशन जो पानी के अंदर जा रही है वो एक सोर्स से ओरिजिनेट कर रही है. सो फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का यूजलेस या वेस्ट वाटर है, वो फैक्ट्री से ही निकल के जा रहा है एक रिवर में, दैट वुड बी अ पॉइंट सोर्स. ऑयल स्पिल हुआ है और पानी में गिर गया, दैट वुड बी फ्रॉम वन सिंगल सोर्स, पॉइंट सोर्स बोलेंगे उसको. Examples include wastewater discharged legally or illegally by an oil refinery, manufacturer, wastewater treatment facility, contamination from leaking systems, oil spills हो गया, etc. ठीक हो गया. Similarly, non-point sources होते हैं कि जो different scattered sources से होते हैं, निकलते हैं. Non-point sources का सबसे बड़ा issue ये होता है कि आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा sources से पानी आ रहा होता है तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि मतलब कि इसका source क्या है. So you can't trace it back to one single source. सो उसमें सेडिमेंट आ गया. अब सेडिमेंट कहाँ से आ रहा है पानी के अंदर आपको नहीं पता. फर्टिलाइजर्स डिफरेंट फील्ड से आ रहे हैं, आपको नहीं पता किस एक पर्टिकुलर जगह से आ रहा है. पेस्टिसाइड्स हो गए. उसके अलावा वेस्ट फ्रॉम फार्म्स. लैंडफिल्स कैन ऑल्सो बी अ नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन. ठीक है, अगर तो लैंडफिल्स का जो लैंडफिल से वो सीप करके वाटर टेबल को कंटामिनेट कर रहा है और इवेंचुअली वाटर टेबल को कंटामिनेट कर रहा है और इवेंचुअली वो उसका पानी जो है वो दरिया में जा रहा है या स्ट्रीम्स में जा रहा है, तो फिर भी आप वो नॉन पॉइंट सोर्स में आएगा. ठीक हो गया. ये देखिएगा एक डिपिक्शन है बड़ी अच्छी. ये नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन है, वो पॉइंट सोर्सेज हैं. ये देखिए फार्म से जो पानी जा रहा है, अब ये अपने साथ फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स लेके जा रहा है, ये नॉन पॉइंट सोर्स है. ठीक हो गया. एनिमल फीडलॉट्स है, ठीक है, ये भी नॉन पॉइंट सोर्स है. ये अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहा है, वेस्ट लेके जा रहा है, बैक्टीरिया लेके जा रहा है. ठीक हो गया. उसके बाद रेजिडेंशियल नेबरहुड अर्बन स्ट्रीट्स हैं. अब इनसे जितना भी गंदा पानी आ रहा है वो डिफरेंट चीज़ें लेके आ रहे हैं, केमिकल्स, अर्बन रन ऑफ, प्लास्टिक, सॉल्ट, एनीथिंग. ठीक है, ये सारा डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, सो नॉन पॉइंट होगा. कंस्ट्रक्शन साइट से जो आ रहा है, डिफॉरेस्टेशन से आ रहे हैं, ओवरग्रेज लैंड से जो चीज़ें आ रही है, इरोडेड सॉइल बेसिकली आ रही है आपके पानी के अंदर, ये भी नॉन पॉइंट सोर्स है. एक पर्टिकुलर सोर्स पे आप ट्रेस बैक नहीं कर सकते कि ये इरोडेड सॉइल किधर से आया. ठीक हो गया. उसके बाद आप आ जाए पॉइंट सोर्सेज के ऊपर. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं. ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, बैक्टीरिया लेके आ रहे हैं, बट यू नो कि इस प्लांट से ही आ रहा है, तो ये पॉइंट सोर्स है. फैक्ट्रीज, आपको पता है एक पर्टिकुलर फैक्ट्री या एक पर्टिकुलर डिस्पोजल साइट से इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है या टॉक्सिक केमिकल्स आ रहे हैं, तो ये एक पॉइंट सोर्स है. ऑयल स्पिल्स, ऑयल टैंकर्स पॉइंट सोर्स है. अबैंडन्ड माइन से एक चीज़ आ रही है, एक पर्टिकुलर चीज़ से आप उसको ट्रेस बैक कर सकते हो कि भाई इस माइन से ही निकला है गलत पानी या गलत या गलत पोल्यूटेंट्स, वो पॉइंट सोर्स होगा. कॉजेज़ पे आ जाते हैं. सबसे पहले जो कॉज है वाटर पोल्यूशन का वो केमिकल पोल्यूटेंट्स है. जब डिफरेंट केमिकल्स, अब बहुत ज़्यादा केमिकल्स की किस्में भी हैं. सबसे पहले क्रूड ऑयल एंड वेरियस पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिनमें गैसोलीन, डीजल फ्यूल, केरोसिन, मोटर, जेट फ्यूल, ये चीज़ें आ जाती हैं आपके पानी के अंदर. ये डिज़ोल्व हो जाती हैं और फिर अक्सर इट कॉजेज चोकिंग फॉर मरीन लाइफ एज वेल. ठीक है, क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन या वाटर की जो इंग्रेडिएंट्स है या ऑक्सीजन लेवल है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी करती हैं. सो ये स्मॉल अमाउंट्स में भी ये हार्मफुल होता है.
सिमिलरली आप भी अगर वो वाटर कंज्यूम करो तो वो आपके लिए भी मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए भी हार्मफुल होगा। सिमिलरली क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट्स हैं जो सिंक हो जाते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, वो भी बहुत टॉक्सिक होते हैं। डिफरेंट पेट्रोलियम सॉल्वेंट्स हैं, वो अगर चले जाएँ तो वो भी बहुत ज़्यादा, नाम याद ना भी रखें इट्स फाइन, वो भी बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गए, ठीक है, एथेनॉल, अल्कोहल्स हो गए, ठीक है, एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारी की सारी एग्जांपल्स है केमिकल्स के अंडर जो कि वाटर को पोल्यूट करती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आगे वो आगे मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, ठीक है। अब मेटल्स आर वेरी टॉक्सिक एंड वेरी पॉइजनस, जिस तरह से मर्करी है, आर्सेनिक है, क्रोमियम है, दे वेरी पॉइजनस, और जब पानी के अंदर एंटर हो जाए तो आपकी ह्यूमन बींग्स की, मरीन लाइफ की फूड चेन के अंदर एंटर हो जाते हैं। और अक्सर ये हुआ है कि आपने व्हेन यू हैव हैड वाटर दैट कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ मेटल्स, तो वो ह्यूमन बींग्स की फूड चेन या एक्सरेज या उनकी क्या कहते हैं अक्सर उनके ट्रीटमेंट या उनके जिस्मों के अंदर उसके ट्रेसेस नज़र भी आए। और अगेन इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी एज वेल, तो उससे हेल्थ रिस्क भी आपका इंक्रीज़ कर जाता है। तीसरा जो है कॉज सीवेज और वेस्ट वाटर, जितना भी आपका अर्बन है या रूरल सीवेज है जो आपके सिंक से, शावर से, टॉयलेट से आ रहा है या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से आ रहा है, इफ़ यू टॉक अबाउट रूरल, ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटी से आ रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से जितना भी चीज़ें आ रही हैं, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू योर वेस्ट, ये सारा वेस्ट वाटर है, सारा सीवेज है। अब इसके अंदर स्टॉर्म वाटर भी आ जाता है, ठीक है, कि जब रेनफॉल है वो सड़कों पे पड़ी हुई है, फिर वो उसको ड्रेन आप आउट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर सीवेज और वेस्ट वाटर के अंदर आ जाती हैं। जब ये यूज्ड वाटर या ये सारी चीज़ें आपके वाटर को कंटेमिनेट करती हैं तो दैट ऑल्सो कॉजेज़ वाटर पोल्यूशन। चौथा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आ गया। इसमें सबसे मेन जो होता है वो ह्यूमन और एनिमल वेस्ट होता है। तो आपकी जब वाटर सप्लाई के अंदर आएगा तो अगेन इट विल प्रोवाइड, जो वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना, वो बैक्टीरिया के लिए एक एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है। दैट वेस्ट विल प्रोवाइड एन एनर्जी सोर्स फॉर बैक्टीरिया। तो जब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है पानी के अंदर, तो जो ऑक्सीजन कंज्यूमिंग बैक्टीरिया जो होता है वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है। जब वो मल्टीप्लाई करता है, कंज्यूम्स ऑल द अवेलेबल ऑक्सीजन और सारी एक्वाटिक लाइफ को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि देयर इज़ नो ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर योर मरीन लाइफ टू कंज्यूम। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं आपके प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कॉज समथिंग विच इज़ नोन एज यूट्रोफिकेशन। फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स जो कि देर कॉमनली फाउंड इन योर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये जब एंटर होते हैं पानी के अंदर तो दे जनरेट अ चेन रिएक्शन विच कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर वाटर बॉडीज़। होता क्या है कि 80% ऑफ नाइट्रेट्स एंड 75% ऑफ फॉस्फेट्स जो पानी में एडेड होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं, एंड मोस्टली दे आर ड्यू टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ठीक हो गया। जब बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन या फॉस्फोरस कंटेंट होता है आपके पानी के अंदर तो एल्गाए आपकी डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। एल्गाए जब ऊपर आती है सरफेस के ऊपर, ठीक है, एल्गाए ग्रो करना शुरू कर दिया उसने, वाटर बॉडी की अगर सरफेस है तो इधर आके कवर करना, इसने पूरी सरफेस को कवर कर दिया, और फिर वो वाटर आपका ग्रीन और क्लाउडी सा गंदा सा कलर हो जाता है, वाटर का स्मेल आने लगती है उस पानी में से। और जो सनलाइट गिर रही है वाटर बॉडीज़ के ऊपर विच इज़ असेंशियल फॉर द प्लांट्स एंड द एनिमल्स जो नीचे हैं, मरीन लाइफ और प्लांट्स के लिए जो ज़रूरी है, वो ट्रैप हो जाती हैं यहाँ पे, वो एल्गाए सारी ले लेते हैं, वो नीचे तक पहुँचती नहीं है। इसके अलावा वीड स्टार्ट टू ग्रो और बैक्टीरिया स्प्रेड होने लगता है। जब वो पानी ग्रीनिश सा होने लगा है, क्लाउडी होने लगा है, स्मेली होने लगा है, तो बैक्टीरिया भी ग्रो करने लगा है उसके ऊपर। उसके बाद डीकम्पोजिंग प्लांट्स दे यूज़ अप ऑल द, अब ये वाले प्लांट्स है, दे यूज़ अप ऑल द ऑक्सीजन ऑफ द वाटर, दे डू नॉट लेट सनलाइट पास थ्रू, और इवेंचुअली ये जो नीचे के प्लांट्स और एनिमल्स या मरीन लाइफ जो है आपकी, वो दे डाई। इस प्रोसेस को कहते हैं यूट्रोफिकेशन, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, बट पोल्यूशन, फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश की वजह से इट कैन एक्सेलरेट द प्रोसेस टू अ लॉट ऑफ टाइम्स फास्टर। ठीक है, ये हो गया आपका यूट्रोफिकेशन। ये एक डिपिक्शन है यूट्रोफिकेशन प्रोसेस की, कि ये फर्टिलाइज़र है आपका, रन ऑफ हुआ है स्ट्रीम्स के अंदर या लीचिंग से गया, ठीक है, नीचे ग्राउंड वाटर टेबल से गया, आपकी जो एल्गा है वो ग्रोथ शुरू हो जाती है, वो आपकी सनलाइट को ब्लॉक कर देती है, ठीक है, और इवेंचुअली नीचे फिश जो है वो सफोकेट हो जाती है, ठीक है, या नीचे वाले प्लांट्स जो है आपके मर जाते हैं। 6 जो आपका कॉज है वाटर पोल्यूशन का, इट इज़ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स अगेन इट्स
दे नॉन पॉइंट सोर्सेज। वाई? बिकॉज सेडिमेंट कैसे कहाँ से आया पानी के अंदर, ये ट्रेस बैक करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली ऑर्गेनिक सॉलिड मैटर होता है जो कि अब ब्लो वे हो जाता है थ्रू विंड्स, थ्रू डिफरेंट थिंग्स, या कभी कभी पानी के अंदर भी आ जाता है अनट्रीटेड वेस्ट के अंदर, या फार्म से आ जाता है, वहाँ के पानी के सोर्सेज के अंदर ऐड हो जाता है, ठीक हो गया। अब इसकी बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं कि या तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से भी सेडिमेंट आ सकता है, सैंड ग्रेव्स आ सकते हैं, या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से भी आ जाते हैं, या अक्सर लाइफ स्टॉक ऑपरेशन से भी आ जाते हैं, या सिटी के एक शहर के रन ऑफ से भी आ जाते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स ये क्या क्रिएट करते हैं कि ये आपके म्यूनिसिपल वाटर सिस्टम्स को क्लॉग कर देते हैं, मतलब वो जैम कर देते हैं आपकी वाटर पाइप्स को, क्योंकि छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं, आपकी इक्वेटिव लाइफ को स्मॉदर कर सकते हैं, मतलब मार सकते हैं, ठीक है, इनकी फूड चेन के अंदर आ सकते हैं, और पानी का जो अक्सर एक क्लाउडी सा रंग होता है वो उसको दे देते हैं। जब पानी का रंग जो होता है वो टर्बिड वाटर या एक क्लाउडी वाटर जो होता है वो दैट कॉजेज थर्मल पोल्यूशन, क्योंकि क्लाउडी वाटर जो होता है वो मज़ीद और सोलर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अनदर वेरी सेवंथ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज़ रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स। सो जितना भी रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज है फ्रॉम माइंस, यूरेनियम माइंस, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, जिनका काम जो है रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के साथ है, उसका वेस्ट जब पानी के अंदर आता है तो वो दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इट कैन कॉज म्यूटेशंस in human beings if that water is consumed by human beings. It can also cause cancers in human beings as well, etc. अच्छा जी, इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं वाटर पोल्यूशन के। सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या हो रहे हैं। कंटेमिनेटेड वाटर ऑब्वियसली इट विल मेक यू इल। हर साल अनसेफ वाटर जो है वो कम से कम 1 बिलियन पीपल को ये प्रॉब्लम करता है, ट्रीट या इफ़ेक्ट होता है इसके ऊपर, ठीक है। फिर वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, जिस तरह कॉलरा हो गई, टाइफाइड हो गई, हेपेटाइटिस हो गई, जो गंदे पानी पीने की वजह से होती हैं। दे कैन टर्न, ठीक है ये नॉर्मल डिजीज़ हमें लगती हैं, बट दे कैन आफ्टर सम पॉइंट दे कैन टर्न फेटल एज वेल। लो इनकम कम्युनिटी स्पेशली रिस्क पे होती हैं, क्योंकि उनकी जो घर हैं, स्लम्स हैं, सबसे ज़्यादा करीब होते हैं पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ के या जनरली वाटर एरियाज़ के, वाटर बॉडीज़ के। फिर वाटर बॉर्न जितने भी पैथोजेंस हैं या बैक्टीरिया है, ठीक है, देयर मेजर कॉज ऑफ इलनेस फ्रॉम कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, और काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड ऑफ डिजीज़ भी हो जाता है। अच्छा जी, इवन इन वेल्दी नेशंस accidental or illegal releases from sewage treatment facilities, ठीक है, it's very harmful to the water paths, very obvious. Radioactive materials, ये मैंने पहले भी बताया कि it can cause cancers, genetic defects, genetic mutations in human beings. ये बहुत प्रॉब्लम होता है radioactive sources का या radioactive materials का when they enter your water bodies. फिर कंटेमिनेटिंग द सोर्सेज फ्रॉम विच वी ड्रॉ ड्रिंकिंग वाटर का मतलब क्या है कि कम से कम 2.1 बिलियन पीपल इन द एंटायर वर्ल्ड विल नेवर हैव एक्सेस टू नॉर्मल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो कि हम कर रहे हैं हर रोज़ के हिसाब से हम लोग ये काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दे नॉट पेइंग हीड टू दिस प्रॉब्लम। इन्वायरमेंट के ऊपर क्या हार्मफुल इफेक्ट है कि सबसे पहले मैंने बताया यूट्रोफिकेशन, जो कि मरीन लाइफ की डेथ हो सकती है, प्लांट्स की जो नीचे आपकी वाटर बॉडीज़ के होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। फिर डिफरेंट केमिकल्स और हैवी मेटल्स जो इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं या म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर से आ रहे हैं, ये भी आपके वाटर को कंटेमिनेट कर देती हैं, ठीक है। अब ये जो कंटेमिनेंट्स हैं वो एक्वाटिक लाइफ के लिए बहुत बुरे हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा एक्वाटिक लाइफ हो गई या मरीन लाइफ होते हैं उसकी लाइफ स्पैन को भी या उसकी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस को भी डिक्रीज़ कर देते हैं ये वेस्ट वाटर। फिर आपकी मरीन इकोसिस्टम्स हैं उससे डेब्री हो गया या सेडिमेंट्स हो गए, ये भी बहुत बुरा इफेक्ट होता है इसका एनवायरनमेंट के ऊपर। एस्थेटिकली भी अच्छा नहीं लगता कि आपने प्लास्टिक बैग्स गिराए हुए हैं पानी के अंदर, या वो पानी क्लाउडी हुआ हुआ है क्योंकि वो साफ़ ही नहीं है, उसके अंदर सेडिमेंट है, या इसके अलावा एल्गाई की ग्रोथ हुई हुई है पानी के ऊपर। सो एस्थेटिकली भी ये अच्छा नहीं लगता एनवायरनमेंट के लिए। अच्छा जी, सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले एज एवरीबडी सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट यू कंजर्व वाटर। जितना कम आप पानी इस्तेमाल करेंगे उतना ही कम वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट होगा, उतना ही कम वो गटर्स और ड्रेन्स में आएगा, वो गंदा पानी रिवर्स में जाएगा, ठीक है। जितना आप आराम से ध्यान से कंजर्व करेंगे, कीप पेट लिटर एंड डिब्री आउट ऑफ स्ट्रीट गटर्स। फिर आप पेस्टिसाइड जो है यू शिफ्ट टू नेचुरल फर्टिलाइजर्स, यू शिफ्ट टू नेचुरल पेस्टिसाइड्स, बिकॉज अभी जो आप केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कर रहे हैं आप ये दिस इज़ ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। सेकेंडली बेतहाशा यूट्रोफिकेशन हो रही है इसकी वजह से, विच इज़ कॉजिंग अ डेथ, अ डिक्रीज इन द मरीन लाइफ एज वेल।
अच्छा जी, उसके बाद जो कीप योर व्हीकल्स रनिंग प्रॉपर्ली, अगर तो कोई ऑयल लीक है उसको इमीडिएटली फिक्स करें। आप वेट नहीं करें कि जब तक आप ख़राब ना हो जाए, या बिल्कुल जब तक आपको ज़रूरत नहीं है फिक्स करने की तब तक आप नहीं करेंगे। ऐसा ना करें। आप एनवायरनमेंट का भी सोचें, पानी का भी सोचें। फिर नेचुरल क्लीनर्स इस्तेमाल करें, जैसे बेकिंग सोडा, विनेगर। जब आप केमिकल क्लीनर्स इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसका वेस्ट जो होता है इट गोज़ ऑन टू द वाटर बॉडीज़ एज वेल। फिर आप वो वाले डिटर्जेंट्स यूज़ करें जिनमें कम फॉस्फेट है। सीवेज प्लांट्स कैन ओनली रिमूव अबाउट 30% ऑफ द फॉस्फेट्स। तो सीवेज प्लांट्स जो हैं वो कम्प्लीटली फॉस्फेट्स को रिमूव कर ही नहीं सकते वेस्ट से। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज़ डिटर्जेंट्स जिसकी परसेंटेज फॉस्फेट की कम हो। फिर आप प्लास्टिक कंजम्पशन आप अपनी डिक्रीज़ कर सकते हैं, बिकॉज सबसे मुश्किल होता है इसको प्लास्टिक को डिस्पोज ऑफ करना। ठीक है, या आप रिसाइकिल करें या रीयूज़ करें प्लास्टिक को। अगेन दिस इज़ लिंक्ड टू योर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जितना एफिशिएंट आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा उतने ही अच्छे असरात आपकी वाटर बॉडीज़ के ऊपर आएंगे, उतना ही कम सॉलिड वेस्ट डिस्पोज ऑफ होगा वाटर बॉडीज़ के ऊपर। फिर प्रॉपर्ली आप डिस्पोज ऑफ करें केमिकल क्लीनर्स को, ऑयल्स को। आई थिंक इसके बारे में वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। सोसाइटी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे क्या कर सकते हैं। आप वेस्ट वाटर को अच्छे तरीके से ट्रीट करें। ठीक है, आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ नॉट अ वेरी यूज्ड मेथड। आप इफ़ यू यूज़ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या करेगा, इट कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर थ्रू अ होल प्रोसेस। जितना एफिशिएंट होगा उतना ही क्लीन आपका पानी आएगा। फिर ग्रीन एग्रीकल्चर पे शिफ्ट करें आप, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा यूज़ करता है आपका वाटर रिसोर्सेज। 70% ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो हैं या वाटर बॉडीज़ जो हैं वो यूज़ अप होती हैं एग्रीकल्चर की वजह से। और क्यों? क्योंकि यू नीड टू कॉन्स्टेंटली इरीगेट योर लैंड्स, योर फील्ड्स। तो जितना एफिशिएंट सिस्टम्स होंगे इरीगेशन के, उतना ही कम पानी इस्तेमाल होगा। जितना ही कम पानी इस्तेमाल होगा क्रॉप्स के लिए, उतना ही कम वो रन ऑफ होगा सरफेस का, उतना ही कम वो नीचे ग्राउंड वाटर टेबल में जाएगा, उतना ही कम फर्टिलाइजर्स वगैरह भी ड्रेन होंगे आपके वाटर बॉडीज़ के अंदर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज़ गुड इरीगेशन सिस्टम्स। फिर स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट इज़ द एफर्ट टू रिड्यूस। अगेन ठीक है, जितना भी स्टॉर्म वाटर होता है उसकी इफ़िशिएंट जब तक मैनेजमेंट नहीं होगी, आप नहीं सही तरीके से अपनी वाटर बॉडीज़ का ध्यान रख सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम कंटेमिनेटिंग द वाटर एंड हेल्प टू यूज़ वाटर मोर एफिशिएंटली। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वेल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स कि प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन हो। 80% जो आपका प्लास्टिक है वो आपकी लैंड सोर्सेज से आ रहा है। जब तक आप प्लास्टिक को सही तरीके से रिसाइकिल नहीं हो रहा, रिड्यूस उसकी कंजम्पशन नहीं हो रही, तब तक आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते वाटर बॉडीज़ में जाने से। बिकॉज आप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लिंक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विद योर क्या कहते हैं वाटर पोल्यूशन, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंटरलिंक्ड है। जब तक आप नहीं इंश्योर करोगे कि आपको वेस्ट ट्रीट हो रहा है, तब तक आप अपनी वाटर बॉडीज़ का भी ध्यान नहीं रख सकते कम्प्लीटली। फिर वाटर कंजर्वेशन, आई थिंक इसके बारे में भी पहले बात हो चुकी है कि बहुत ज़रूरी है कि आप वाटर को कंजर्व करें, बिकॉज अब तो ये एक ग्लोबल बिलीफ भी है, ये लोगों ने मानना भी शुरू कर दिया है कि वाटर इज़ अ स्कार्स रिसोर्स। अगर भी जंग होती है तो इट्स गोइंग टू बी ऑन वाटर, इट्स गोइंग टू बी बिकॉज वाटर इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी रेडिली अवेलेबल इन अ कपल ऑफ डेकेड्स। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको प्रॉपरली मैनेज करें। ये कुछ एडिशनल रिसोर्सेज हैं वाटर के ऊपर, इसको प्लीज़ देखिएगा। दे आर गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड वाई वाटर पोल्यूशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम एंड हाउ कैन वी सॉल्व दिस इशू। मोर वीडियोज़ ऑन वाटर पोल्यूशन, इनमें से कुछ काफ़ी जो मैंने डाली हुई हैं वो क्रैश कोर्स की होंगी। दे आर वेरी गुड, प्लीज़ गो लुक एट देम। इफ़ यू हैव एनी इशूज़ दैन जस्ट कंसल्ट दिस वीडियोज़, या अगर आपने और पॉइंट्स ऐड करने हैं तो प्लीज़ डू लुक एट दिस वीडियोज़। दिस एंड्स आवर टॉपिक, थैंक यू सो मच।